जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। आज की ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं एंड पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पहले तो सब्जेक्ट वाइज हमें चैप्टर बताएं और चैप्टर में टॉपिक बता दीजिए, उसके बाद हम अपने नोट्स खुद से तैयार कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सिक्योरिटी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको ऐड करना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड करना है। आप सभी को जानकारी दे दूं कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम में सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मेंस में पूछा जाता है, इसलिए आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को घर में रह कर के नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ, टॉपिक बता देती हूँ। आप घर में केवल इंटरनेट के माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें मैं बता दूं कि 6 चैप्टर होंगे। सबसे पहला चैप्टर का नाम होगा संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। दूसरा चैप्टर होगा मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा चैप्टर होगा साइबर सुरक्षा। चौथा चैप्टर होगा आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। पांचवा होगा सुरक्षा चुनौतियां और सीमा क्षेत्रों में उनका प्रबंधन। और छठवां चैप्टर होगा विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें अपने नोट्स में ऐड करना है। सबसे पहले संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, ये आपने अपने चैप्टर का नाम दिया। अब उसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहली चीज बतानी होगी संचार नेटवर्क क्या है, फिर उसके बाद आधुनिक जगत में संचार नेटवर्क की भूमिका, इसके बाद संचार नेटवर्क के लिए क्या क्या खतरे होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक खतरे कौन से हैं, मानव प्रेरित खतरे कौन से हैं। इसके बाद आपको अपने नोट्स में आगे ऐड करना होगा संचार नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या है। संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, और हाल ही में कुछ घटनाएं अगर हुई हैं, अगर न्यूज में रही हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको अपने नोट्स में दूसरा चैप्टर ऐड करना होगा जिसका नाम होगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या आपको ऐड करना है, अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कितनी सारी विधियां हैं। इसके बाद आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हवाला क्या है, तो इस टॉपिक को भी अपने नोट्स में ऐड करें। इसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि राष्ट्र पर मनी लॉन्ड्रिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का नाम बता दूं जिसका डिटेल आप अपने नोट्स में लिख लेना। सबसे पहला अधिनियम है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, जिसे शॉर्ट में PMLA कहते हैं। इसके बाद दूसरा नियम था वित्तीय आसूचना इकाई, जो कि भारत में बनाया गया था। इसके बाद तीसरा है प्रवर्तन निदेशालय, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कहते हैं। इसके बाद अपने नोट्स में ये भी ऐड करें कि वैश्विक तंत्र में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं, या इससे पहले क्या क्या चीजें की गई हैं। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वियना अभिसमय किया गया है, यूरोप अभिसमय परिषद की स्थापना की गई है, बेसल समिति का सिद्धांत का वक्तव्य, ये यहाँ पर क्या क्या चीजें कही गई हैं ये आप अपने नोट्स में ऐड करें। फिर वित्तीय कार्यवाही बल, जिसे FATF कहते हैं, ये अक्सर न्यूज में रहता भी है, इसलिए आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम क्या था और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। इसके बाद लास्ट में एक चीज और ऐड करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चैप्टर का नाम है साइबर सुरक्षा। अब इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक ऐड करने होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा, लिखना भी होगा, ऐड करना होगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपको बताना होगा कि साइबर स्पेस क्या है, साइबर खतरे क्या होता है,
साइबर अपराध या साइबर हमले कैसे होते हैं, साइबर आतंकवाद क्या है, साइबर युद्ध क्या है, साइबर जासूसी क्या है। इसके बाद आपको अपने कॉपी में ऐड करना होगा कि साइबर स्पेस का क्या महत्व है, साइबर स्पेस की रक्षा करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। इसके बाद भारत में साइबर सुरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति क्या है और उसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या हुआ है भारत के स्तर पे, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे 2008 में संशोधन भी किया गया था। तो आपको अपने नोट्स में जो ऐड करना होगा 2000 वाला भी, और जो 2008 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, वो भी आपको इसमें ऐड करना होगा। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो आलोचनाएं की गई थी वो भी ऐड करना होगा। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 ये भी ऐड करना होगा। और आपको बता दूं कि ये सभी इंफॉर्मेशन आपको गूगल में सर्च करने पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप आसानी से अपने नोट्स में ऐड कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसे संस्थागत फ्रेमवर्क कहते हैं। इसमें कई अलग अलग टॉपिक आपको ऐड करना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, भारत का कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल क्या है, क्या काम करता है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, इसमें क्या होता है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और साइबर योद्धा पुलिस बल, साइबर स्वच्छता केंद्र, इन सब के बारे में छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसके बाद परिभाषा होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करना होगा। इसके बाद आपको अपने नोट्स में ये भी ऐड करना होगा कि डिजिटल सेना कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आपको ऐड करना होगा। और उसके बाद भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर के क्या क्या चुनौतियां आती हैं ये भी आपको बताना होगा। और ये आपको संरचनात्मक रूप में, प्रशासनिक रूप में, फिर मानव संसाधन संबंधी और प्रतिक्रियात्मक, इस तरीके से अलग अलग हेडलाइन देते हुए आपको बताना हो तो बता सकते हैं। बाकी आप अपने भाषा में अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो उसे उस पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कि मालवेयर क्या होता है, वैश्विक साइबर रणनीति क्या है, वैश्विक रणनीति की आवश्यकता क्यों है, ऐसी वैश्विक साइबर सुरक्षा रणनीति के घटकों में कौन कौन से अलग अलग बिंदु हैं या होने चाहिए, ये आपको बताना होगा। तो ये वाला अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो, लेकिन बाकी जैसे कि मालवेयर क्या है ये जरूर ऐड करें। इसके बाद बुडापेस्ट अभिसमय, ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन ICANN, इसके बारे में ऐड करें। इसके बाद कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी, जैसे कि रैंसमवेयर साइबर हमले क्या है, और भारत में इंक्रिप्शन का जो मुद्दा है वो क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे चैप्टर के बारे में। चौथे चैप्टर का नाम है आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। इसमें कई अलग अलग टॉपिक आपको ऐड करना होगा, जैसे कि मीडिया क्या है, उसके बाद भारत में मीडिया की क्या भूमिका है, इसके साथ ही मीडिया कैसे भ्रम फैलाती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए ये किस तरीके से खतरा है, ये भी आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा। इसके बाद सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड करने होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, सोशल मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरीके से आज खतरा साबित हो रहा है, इस पर भी आपको कुछ टॉपिक ऐड करना होगा। इसके बाद आपको ऐड करना होगा कि सोशल मीडिया से जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं। इसके बाद पांचवें चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है सुरक्षा चुनौतियां और सीमा क्षेत्रों में उनका प्रबंधन। सबसे पहली चीज जो आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा कि सीमा प्रबंधन क्या है। इसके बाद बात करते हैं भारत और चीन सीमा से रिलेटेड, तो आपको इसमें ऐड करना होगा कि चीन सीमा पर कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे ही सेम भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक पर आपको ऐड करना होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में सीमा पड़ती है उस पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसी तरीके से भारत और नेपाल के बीच भी सीमा है, वहां पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सेम ऐसे ही भारत और भूटान के बीच, और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और म्यांमार के बीच,
भारत और श्रीलंका के बीच इस तरीके से यही टॉपिक ऐड करना होगा कि सीमा विवाद या सीमा में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके बाद कुछ अलग टॉपिक जो इसके आगे आपको ऐड करना होगा कि बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए कौन कौन सी अभी तक सिफारिशें की गई हैं। इसके बाद सीमा प्रबंधन के लिए सामान्य सरकारी पहल कौन सी की गई। इसके बाद आपको ये भी ऐड करना होगा कि तटीय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। समुद्री सुरक्षा और खतरों के बारे में आपको लिखना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तटीय सुरक्षा तंत्र और जिसमें समुद्री सीमा शुल्क संगठन, भारतीय तट रक्षक और समुद्री पुलिस बल, वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली, इन चीजों को ऐड करना होगा। ये सभी टॉपिक केवल सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जो छठवां चैप्टर है उसका नाम है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। इसमें आपको क्या क्या ऐड करना होगा, जैसे कि आतंकवाद की परिभाषा, उग्रवाद की परिभाषा, चरमपंथवाद की परिभाषा, ये आपको ऐड करना होगा। इसके बाद आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी, पहले क्या थी और वर्तमान में कैसी है। इसके बाद आपने नक्सलवाद का नाम तो सुना होगा, उसके बारे में आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा, जिन्हें भारत में वामपंथी उग्रवाद के नाम से जानते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास ये कैसे हुए, वामपंथी उग्रवाद के कौन कौन से चरण हैं, ये आपको ऐड करना होगा। इसके बाद आपको ऐड करना होगा कि नक्सलवाद के क्या उद्देश्य होते हैं और वामपंथी चरमपंथ के विस्तार के कौन कौन से कारण हैं, इनको कौन सहायता देता है, ये भी आपको ऐड करना होगा। फिर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है नक्सलवाद को लेकर के। इसके बाद आपको ऐड करना होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो उग्रवाद के कारण हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद इन्हें सरकार द्वारा खत्म करने के लिए किस तरीके की पहल की गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी नक्सलवाद से रिलेटेड मामले होते हैं, इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पर किस कारण से नक्सलवाद बढ़ते हैं। इसके बाद ये भी आपको ऐड करना होगा कि सरकार ने कौन कौन सी पहलें की हुई हैं जिससे वहाँ नक्सलवाद नहीं हो। इसके बाद आपको ये भी ऐड करना होगा कि सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं नक्सलवाद को रोकने में। तो दोस्तों ये थी फुल चैप्टर की इंफॉर्मेशन, ताकि आप चैप्टर वाइज फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड करेंगे ये सब मैं पूरी वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो घर में रहकर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि टॉपिक पता चल जाए, नोट्स मैं खुद से बना लूँगा। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप बेफिक्र होकर के अपने नोट्स बनाइए, टॉपिक मैं बता दूंगी। आप टॉपिक लीजिए, चैप्टर भी मैं बता दूंगी कैसे चैप्टर बनाएं और उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड करें। ऐसे करने पर आप अपने नोट्स खुद से तैयार कर पाएंगे एकदम फ्री, और इसी बहाने आप खुद से सर्च करेंगे, उस फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं ये सारी वीडियो जो बना रही हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं सभी चैप्टर और टॉपिक बहुत अच्छे से जांच करके और उसके बाद आप तक पहुँचा रही हूँ, ताकि आप घर बैठ करके नोट्स बना पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।